मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद आज आपके सम्मुख फिर से एक नए व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है लोकतंत्र की मार्क्सवादी दृष्टिकोण। आज के युग में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय अवधारणा है। विश्व के अधिकांश देश अपने को लोकतांत्रिक कहने में गर्व का अनुभव करते हैं, चाहे वो साम्यवादी हो या पूंजीवादी हो। अपने आप को लोकतंत्रवादी या डेमोक्रेट कहना आज की या खास करके 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद की जो स्थिति है उसमें एक फैशन बन गया है। आज प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र की व्याख्या अपने अपने ढंग से ही करने का प्रयास कर रहा है। आधुनिक युग में लोकतंत्र की प्रकृति के संबंध में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित है, उदार लोकतंत्र या पश्चिमी या पूंजीवादी लोकतंत्र, और दूसरा साम्यवादी अथवा पूर्वी लोकतंत्र। इन दोनों विचारधाराओं के समर्थक स्वयं को सच्चा लोकतंत्र यानी अपने शासन को वो सच्चा लोकतंत्र बताते हैं। साम्यवादी अथवा मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थकों के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र बुर्जुआ पूंजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी लोकतंत्र है, जबकि उदारवादी लोकतंत्र के समर्थकों के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र नहीं बल्कि विकृत लोकतंत्र है। दोनों की प्रकृति भले ही अलग अलग है, पर दोनों अपनी अपनी व्यवस्था को सच्चा लोकतंत्र बताने की कोशिश करते रहते हैं। लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को आर्थिक लोकतंत्र का नाम भी दिया जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार वर्गभेद पर आधारित समाज में लोकतंत्र संभव नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीतिक सत्ता पर उन लोगों का नियंत्रण रहता है जिसके हाथों में उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण होता है। इसकी मान्यता है कि विकास के अंतिम चरण में एक वर्गहीन और राज्य विहीन ऐसे आदर्श समाज की स्थापना होगी जिसमें संपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति होगी। मार्क्स ने ऐसे ही समाज को साम्यवादी समाज कहा है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर इतिहास की व्याख्या की तथा उसने बताया कि इतिहास में जो भी परिवर्तन या संघर्ष हुए हैं उन सबों की जड़ में आर्थिक कारण रहा है। मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों के हित में निर्मित संस्था मानते हैं तथा वे कहते हैं कि समाज में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन तथा उत्पादन के साधनों में विकास से या स्वामित्व की स्थिति से समाज में परिवर्तन होती है। मार्क्स ने बताया कि सबसे पहले जब समाज में लोगों का जीवन सरल था, सब मिल बांट करके खाते थे तथा व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। इसके बाद खेती और पशुपालन के युग में समाज भूस्वामी और दास जैसे दो वर्गों में बंट गया। इसके बाद कृषि पशुपालन के साथ साथ छोटे उद्योगों का भी विकास हुआ तथा समाज सामंत और मजदूर अथवा कृषक में बदल गया। इसके बाद की वर्तमान अवस्था को उसने पूंजीवादी व्यवस्था बताया है, जिसमें समाज पूंजीपति और मजदूर दो वर्गों में बटा हुआ है। मार्क्स के अनुसार इस अवस्था में मजदूर वर्ग जो है वो संगठित होकर के क्रांति करेंगे तथा सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित करेंगे। सर्वहारा यानी गरीब मजदूरों का अधिनायक तंत्र स्थापित करेंगे
तथा इस तंत्र का उपयोग पूंजीवाद के अवशेषों को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। जब पूंजीवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगी और उसमें सभी व्यक्ति योग्यता अनुसार कार्य करेंगे तथा उन सभी को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध होंगी तथा इस अवस्था में राज्य की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि राज्य का निर्माण तो पूंजीपतियों द्वारा शोषण के साधन के रूप में किया गया है और इस प्रकार राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसे मार्क्स ने साम्यवादी समाज कहा है, जहां न कोई शोषक होगा और न कोई शोषित। लोकतंत्र के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण को उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र, जिसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, ये वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। उनके अनुसार केवल साम्यवादी विचारों पर आधारित लोकतंत्र ही वास्तविक लोकतंत्र है। उसने लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए कहा है कि यह एक संघ है जिसमें प्रत्येक के स्वतंत्र विकास की दिशा है। मार्क्स के साम्यवादी ये लोकतंत्र का जो लक्ष्य है वह आर्थिक है, वह आर्थिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए निःशुल्क शिक्षा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, श्रम के प्रति सबों की समान जिम्मेवारी, यातायात और संचार पर राजकीय नियंत्रण, भूमिगत संपत्ति की जब्ती आदि उपायों को अपनाने को यह कहता है। यह आर्थिक लोकतंत्र को अस्थायी बनाने के लिए नियुक्तियों को अल्पकालिक बनाने, न्यायाधीश के निर्वाचन की व्यवस्था करने, सार्वजनिक मताधिकार को लागू करने, प्रचलित सेना, पुलिस, नौकरशाही आदि को दबाने का सुझाव देता है। इन उपायों को मार्क्स सच्चे लोकतंत्र का आधार बताता है। वह कम्यून को मजदूरों की सरकार कहता है और इसे मजदूरी की जो आर्थिक मुक्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखता है। मजदूरों की आर्थिक मुक्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था के रूप में वह देखते हैं। वह उत्पादकों के शासन को आदर्श मानते हैं, ऐसा शासन जिसमें उत्पादन करने वाले वर्ग के हाथ में शासन सत्ता हो। वे कहते हैं कि राज्य से छुटकारा पाकर ही राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है जो बराबरी के लोगों के बीच सच्चे आर्थिक सामंजस्य के फलस्वरूप स्वतः पैदा होगा। लोकतंत्र के संबंध में लेनिन के विचार मार्क्स के विचारों से मेल नहीं खाते। लेनिन लोकतंत्र को राज्य का एक रूप मानता है तथा उसकी मान्यता है कि राज्य के विलोपन के साथ लोकतंत्र का भी विलोपन हो जाएगा और राज्य को किसी वर्ग को दबाने के लिए अत्याचार का एक विशेष यंत्र मानता है। लेकिन वह जब मजदूरों की तानाशाही की बात करता है तब उसकी धारणा बदल जाती है। वह मजदूरों की तानाशाही को आर्थिक लोकतांत्रिक मानता है, अधिक लोकतांत्रिक मानता है। वह बुर्जुआ लोकतंत्र को अल्पसंख्यकों का लोकतंत्र तथा मजदूरों की तानाशाही को बहुसंख्यकों का लोकतंत्र कहता है। वह एक तरफ पश्चिमी लोकतंत्र को तानाशाही राज्य की संज्ञा देता है तो दूसरी तरफ मजदूरों की तानाशाही को लोकतंत्र के गुणों से विभूषित कर विशुद्ध लोकतंत्र मानता है। मार्क्स ऐतिहासिक अवस्था के अंतिम चरण को साम्यवाद कहते हैं और मार्क्स की मान्यता है कि इसी अवस्था में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना
हो सकती है और इसी अवस्था में राज्य का धीरे धीरे विलोप हो जाएगा तथा राज्य के साथ ही लोकतंत्र का भी विलोप हो जाएगा। और साम्यवादी लोकतंत्र के स्वरूप के संबंध में मार्क्स या दूसरे साम्यवादियों ने कोई स्पष्ट योजना प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए लोकतंत्र का साम्यवादी सिद्धांत थॉमस मूर की कल्पना ही बनकर रह गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर साम्यवादी लोकतंत्र की कई विशेषताएं परिलक्षित होती है। आर्थिक स्वतंत्रता से लोगों में राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सहमति के आधार पर निर्णय तथा सामूहिक नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। इसमें प्रतिनिधित्व वाली संसद की जगह किसानों, मजदूरों और दूसरे सामान्य लोगों के प्रतिनिधित्व वाली कांग्रेस होगी। इसमें प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था, न्यायाधीशों के निर्वाचन तथा एक ही दल साम्यवादी दल के माध्यम से सारी राजनीतिक प्रक्रिया संपन्न होगी। मार्क्स के साम्यवादी लोकतंत्र की आलोचना उदारवादियों द्वारा कई तरह से की जाती है। मार्क्सवादी लोकतंत्र राज्य द्वारा धर्म एवं ईश्वर के विरुद्ध प्रचार कर परंपरागत लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की उपेक्षा करता है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है, जबकि मार्क्स अमर्यादित सत्ता और अधिक केंद्रवाद को अपनाती है। मार्क्सवादी अपनी व्यवस्था में जन सक्रियता का दंभ भरते हैं, लेकिन मिलीबैंड के अनुसार जन सक्रियता का अर्थ यह नहीं है कि शासन वास्तव में लोकतंत्रीय है। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है तथा इसमें न्यायपालिका शासन के विरुद्ध नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में अक्षम होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ये जो उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा है वह राजनीतिक लोकतंत्र है, जबकि मार्क्सवादी लोकतंत्र की जो अवधारणा है वह आर्थिक लोकतंत्र है। ये दोनों ही विचार अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे हैं। ज़रूरत है दोनों में समन्वय स्थापित करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें शासन जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो। उसमें अधिकतम आर्थिक समानता की स्थिति हो और ये लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं भी उपलब्ध हो। ऐसी दोनों के समन्वय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना से एक सच्ची व्यवस्था लाई जा सकती है, राजनीतिक व्यवस्था लाई जा सकती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।